बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अब दूसरा टेस्ट मैच है खेला जाना है। पहले में जनूबी अफ्रीका ने कामयाबी हासिल कर ली है, बड़ी सनसनीखेज़ अंदाज में 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की। अब दूसरा मैच है खेला जाना है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीलियाँ होती हैं। दूसरी तरफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर हनीफ मोहम्मद पर जो है ICC अंडर-19 वीमेंस टीम की खिलाड़ियों की जो है तैयारियाँ उरूज पे जा रही हैं। वहाँ पर ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हो गया है और यकीनन पाकिस्तान के इन नौजवान खिलाड़ियों ने ICC वीमेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है और उनकी तैयारियाँ इस वक्त हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जारी हैं। उन हवाले से भी बात करेंगे आज शो में। ऑस्ट्रेलिया भारत के ख़िलाफ़ है जो टेस्ट मैच खेला गया, उसमें बड़े सनसनीखेज़ चीज़ें हुई हैं, उस पर भी हमारी गुफ्तगू रहेगी। फिर पाकिस्तान के लिए फ़ाइनल मैच खेला जा रहा है और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का, उस पर भी गुफ्तगू रहेगी। कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। साथ साथ मोहम्मद अब्बास जो 3 साल बाद टीम में वापस आए और 6 खिलाड़ियों को उन्होंने दूसरी इनिंग में जनूबी अफ्रीका के आउट किया और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा, लेकिन ऐसा लगा कि शान मसूद कुछ जो है ना तजुर्बेकारी कैप्टनशिप में वो पाकिस्तान को ले डूबी और पाकिस्तान इस मैच में फ़तह हासिल करने में नाकाम रहा। इन सारी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू रहेगी और हमारे साथ आज जावेद इकबाल भट्टी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम 68वें जो है बाकायदा DHA नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप से जो अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम पे खेला जा रहा है। लेकिन इसमें ख़ास चीज़ ये कि अब तक मीडिया को ब्रीफ करने वाला कोई बंदा नहीं है और इसको हम ज़रूर ये पूछना चाहेंगे जावेद इकबाल भट्टी से और शुरुआत ही यहीं से करेंगे। जावेद साहब, एक नेशनल टूर्नामेंट है, अगर हम देखें तो कौमी हॉकी का शुरू हुआ है और अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में DHA 68वीं नेशनल चैम्पियनशिप है, लेकिन मीडिया को कोई ब्रीफ करने वाला नहीं है। और अब आप समझते हैं कि जिस तरह इससे कबल 2 फेडरेशन के मामलात चलते रहे और अब तो खैर एक हो गए हैं चीज़ें, लेकिन उसका असर अब तक नज़र आ रहा है कि मीडिया तक को आगाह नहीं किया जा रहा, मीडिया को ब्रीफ तक नहीं किया जा रहा इस इवेंट के हवाले से। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से आपने इंट्रो में कहा है कि अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम पे जो इतने अरसे बाद इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से इतना बड़ा इवेंट है और उन्होंने जो है मीडिया जो कोऑर्डिनेटर होता है वो तक अनाउंस नहीं किया है। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ हॉकी का हाल हो रहा है, जिस तरह हॉकी जवाल पजीर हो रही, लग यही रहा है कि यही सिलसिला जो है, अब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट DHA जो करवा रहे हैं उसमें आप मीडिया पर्सन को कोई ब्रीफिंग देने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि ये टूर्नामेंट कैसे चलेगा, आगे आने वाले मैचेस कैसे होते हैं, शेड्यूल के बारे में। और आपको पता है मीडिया पर्सन जो जाता है तो उन्होंने अपने अपने चैनल्स के लिए वहाँ से जो मवाद लेना होता है, अब वो एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये कौन करेगा। और जिस तरीके से फेडरेशन के पहले मामला चल रहे थे वो तो चलें आगे एक जगह पर आ गए, लेकिन ये है कि हॉकी फेडरेशन को सोचना चाहिए कि भाई हम जो है इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं, इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, लेकिन ये है कि हमें कम से कम एक मीडिया कोऑर्डिनेटर तो वहाँ रखना चाहिए हॉकी स्टेडियम में। लेकिन ये है कि ये दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी हॉकी के साथ ना सिर्फ इंटरनेशनल सतह पे ये हो रहा है, बल्कि अब देख लें जो मकामी सतह पर हमारी यहाँ कराची में जो प्रोग्राम, इसका भी जो है असर उल्टा ही जा रहा है। तो इस बारे में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो, चाहे सिंध हॉकी फेडरेशन हो, कराची हॉकी फेडरेशन हो, इन सबको इस मामले पे जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। चला, इस मामले में तवज्जो देने की ज़रूरत है और मैं क्योंकि तवज्जो तो हमें मोहम्मद अब्बास पे भी देनी चाहिए थी, लेकिन शायद वाब रियाज इस पर तवज्जो देने में नाकाम रहे। 3 साल बाद वापसी हुई है और परफॉर्मेंस अच्छी रही। अब्बास के हवाले से मैं ज़रूर पूछूंगा आपसे कि वापसी हुई अब्बास की और परफॉर्मेंस है ग्रेट उन्होंने दी है। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से मोहम्मद अब्बास की वापसी हुई है और हम आप यहाँ बैठ के अक्सर व बेशतर जो है मोहम्मद अब्बास के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। इसमें अब देख लें जब रमीज़ राजा आए थे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, जब से जो है मोहम्मद अब्बास टीम से बिल्कुल आउट कर दिए गए और उसके बाद वहाब रियाज साहब चेयरमैन बनकर आए। उन्होंने भी जो है वहाब रियाज के बारे में कोई भी अच्छी बात नहीं की, हमेशा उन्होंने जो है मनफी बात है कि जी उनकी बॉल नहीं पहुंची विकेट तक, उनके पास स्पीड नहीं है। भाई जिनके पास स्पीड थी उन्होंने क्या कर लिया और जिसके पास स्विंग थी उसने आपको क्या करके दिया।
तो मोहम्मद अब्बास वो स्टार था, आपने उनके जो 3 साल ज़ाया कर दिए हैं, उसमें रमीज़ राजा भी आते हैं, आपको पता वहाब रियाज भी आते हैं, ज़रका अशरफ साहब का टाइम भी आता है, सेठी साहब का टाइम भी आता है। इन सबको कम से कम जवाबदा होना पड़ेगा कि भाई इतना बड़ा आपका जो है टेस्ट का बॉलर जो था, आपने उसके 3 साल ज़ाया कर दिए। अभी भी उसके तब से 3 से 4 साल क्रिकेट उसमें बाकी है जो वो बॉलिंग करा रहा है। और जो आउटस्टैंडिंग स्पेल उन्होंने साउथ अफ्रीका में कराया है, साउथ अफ्रीका वाले कप्तान को तो बवामा तो कम से कम यह है कि वॉशरूम में जाके बैठ गए थे जब उनका स्पेल चल रहा था। तो इतना ज़्यादा अच्छा स्पेल, और वो भी साउथ अफ्रीका जैसे विकेटों पे करवा रहे हैं। तो मोहम्मद अब्बास के पास जो ज्यादती होनी थी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, जो होनी थी हो चुकी। अब यह है कि उन्हें कंटिन्यू जो है कम से कम टेस्ट में टीम का मेंबर बनाया जाए। जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है, और उनके मुकाबले में आपने जो बॉलर उतारे थे, आपका आमिर जमाल हो गया, नसीम शाह हो गया, ये उस पाए के बॉलर नहीं, टेस्ट क्रिकेट के बॉलर नहीं है। ये 4 ओवर वाले बॉलर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ओवर वाले बॉलर हैं। इनकी अपनी लाइन और लेंथ पे कंट्रोल नहीं है। जिस बॉलर्स को अपनी लाइन और लेंथ पे कंट्रोल नहीं होगा, उसे यही नहीं पता है कि किस नंबर के बैट्समैन को मैंने कौन सी बॉलें करानी है, तो वो मोहम्मद अब्बास का साथ नहीं दे सके। नहीं तो मोहम्मद अब्बास ने जिस तरीके से आपका कमबैक करवा दिया था उस मैच में, बिल्कुल आप जहनी तौर पे हारे हुए थे, लेकिन उसके एक स्पेल ने पूरे मैच में डाल दी। और मोहम्मद अब्बास ने जितने भी नाकदीन थे उन सबको जो है जवाब जो है अपनी परफॉर्मेंस से दिया। भरपूर अंदाज में अपने बॉलिंग से उन्होंने जवाब दिया, और यकीनन इस पे जो है उनको ये सोचना पड़ेगा सेलेक्टर्स को कि उन्होंने जो 3 साल तक मोहम्मद अब्बास को बाहर बैठाते रहे, और लेकिन उन्होंने आने के बाद भी वही जवाब दिया उन भरपूर साबका सेलेक्टर्स को जो उसे जो है सिलेक्ट नहीं करते थे। साथ साथ जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं उन पे भी मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। और शान मसूद मुसलसल नाकाम हो रहा है जावेद साहब, और शान मसूद आप समझते हैं कि अब उनकी कप्तानी भी ख़तरे में पड़ती दिखाई दे रही है टेस्ट टीम की? जी बिल्कुल, जिस तरीके की शान की परफॉर्मेंस है हालिया टेस्ट में देख लें, तो कप्तानी पे तो आपको पता है कि उनके बादल मंडला रहे हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि शान मसूद जो है दूसरे मैच में कमबैक करें, कोई अच्छी इनिंग्स तराशते हैं, लेकिन लग नहीं रहा है। शान का जो स्टाइल है वह खेलने का, वो मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ 6-7 ओवर खेलने आते हैं। उन्होंने अपने जो 28-30 रन बनाने होते हैं, लंबी इनिंग्स कभी कभी खेली जाती। लेकिन ये है कि शान को ये सोचना होगा कि भाई मुझे फ्रंट से लीड करना है टीम को, तो उनको चाहिए कि अपनी बैटिंग में तसलसल रहें, रन्स करें, आप विकेट पे स्टे करें, टाइम के साथ खेलें, तो आप सफल कर सकते हैं। नहीं तो आजकल जितनी जदीद क्रिकेट हो गई है, अगर कप्तान फ्रंट से लीड नहीं करता, तो मैं नहीं समझता कि उस कप्तान की जो है टेस्ट टीम में या वनडे हो या T20 में जगह नहीं बनती। अगर मोइन भाई, अगर ये शान कप्तान ना होते, तो मैं नहीं देख रहा था कि अगर 11 उतारी जाती तो शान मसूद का उसमें नाम होता। तो ये है कि शान मसूद को चाहिए कि जल्द अज जल्द अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, अपनी कैप्टनसी को सिक्योर करें, अपने नंबर को सिक्योर करें। तो ये सारी चीज़ें शान मसूद को जो है सोचनी चाहिए। चलें, ये शान मसूद को सोचनी चाहिए। और साथ साथ मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा जावेद साहब, क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी अब अख्ताम पजीर होगी, और जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, क्योंकि हमें ना ही अच्छे ओपनर मिल पाए अब तक कि लंबी बारी वो खेल सकें, 100-200 रन की बारी खेलने वाले कोई बैटर्स हमें मिले, और साथ साथ क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के अख्ताम पर यकीन बेहतरीन बॉलर, बेहतरीन बैटर, बेहतरीन विकेट कीपर, बेहतरीन ऑलराउंडर का जो है वहाँ पर उनकी कारकर्दगी के हवाले से उनको इनामात भी दिए जाएंगे। आप समझते हैं कि उन्हें जो है एक मौका देना चाहिए, जो भी लड़का ऊपर नंबरों पे आता है, बेहतरीन बैटर, बॉलर या फिर फील्डर या विकेट कीपर? बिल्कुल, जिस तरीके से क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जो है वो एक तरह से जो है अपनी नेशनल टीम में आने के लिए आखिरी जो है समझो स्टेज होता है। वहाँ से जो प्लेयर जो है डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आता है, तो यकीनन जिन्होंने परफॉर्म किया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी देख रहे होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है, वो सब ने जो है इस टूर्नामेंट पर फोकस किया होगा और तमाम प्लेयर्स की कारकर्दगी को जांचा होगा। जिस तरीके से एक नाम हम सुनते आ रहे हैं, अवेस अजान, उसने अजान अवैस, अजान अवेस,
उन्होंने कमाल की बैटिंग की है थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में। 3 तो उन्होंने सैकड़े किए हैं, और जिस तरीके से उनका स्टाइल है खेलने का, मैं देख रहा हूँ कि वो लड़का जो है बहुत जल्द जो है पाकिस्तानी टीम के दरवाजे पर दस्तखत दे रहा है। लेकिन ये कि और भी 2-3 प्लेयर वहाँ से निकले, लेकिन इस दफ़ा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से अगर आप कहें ना कि बहुत ज़्यादा प्लेयर निकले, 3 से 4 प्लेयर वहाँ से निकले हैं, तो अब क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जो 3 से 4 प्लेयर वहाँ से निकले हैं उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो मुंतकिल करें, उनकी सलाहियतों से इस्तिफादा हासिल किया जाए, और उनमें जो कमी बेशी है वो जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो हमारे कोचिज़ हैं वो उसको थोड़ा सा और तराश खराश के जो है पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल कर सकते हैं। चले पाकिस्तान टीम के लिए जो है उनकी कारकर्दगी से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं, और साथ साथ क्योंकि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप अब खेला जाना है, उसकी तैयारियां पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान टीम की अंडर 19 की इस वक्त हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में जारी है। इस हवाले से भी बात करूंगा मैं जावेद साहब से। जब है इस वक्त अंडर 19 टीम की जो है तैयारियां जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर विमेंस टीम की, तो आप समझते हैं कि एक अच्छी टीम तैयार होकर जा रही है वर्ल्ड कप खेलने? बिल्कुल मोइन भाई, देखें लास्ट टाइम आपकी जो टीम अंडर 19 गई थी उन्होंने वहाँ कोई इतना रिजल्ट नहीं दिया था। उन लड़कियों का जो है बिल्कुल 6 से 7 लड़कियों को आपने जो है पहले ही मैच में डेब्यू करा दिया, तो उन्होंने उस तरह। लेकिन अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं मोहम्मद पे जिन कोचिज़ की ज़ेर निगरानी वो ट्रेनिंग कर रही हैं, ड्रिल्स कर रही हैं अपनी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब जो लड़कियाँ जो है बिल्कुल जो मेरिट पे होगी उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, और इन बच्चियों में पोटेंशियल बहुत है। असल मसला ये है कि आपको सिर्फ थोड़ा सा इनको और हेल्प आउट करना है, इनमें जो कमी बेशी उसे देखना है। जब ये तैयार होकर आपको नेशनल टीम में मिलेंगी, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगी, तो वहाँ जाके कम से कम ये है कि अच्छे रिजल्ट देंगी। और जिस तरीके के यहाँ से कोचिज़ उनके साथ जाएंगे, ज़्यादा डिपेंड करता है जो कोचिंग स्टाफ होता है वो नई आने वाली बच्चियों को जिस तरीके ट्रेन करता है, और वहाँ जब मैचेस होंगे वो उनके लिए उनकी जहन प्रिपेयर करता है कि भाई इस टीम के साथ आपने इस तरह लड़ना है, इस टीम के साथ इस तरह लड़ना है। तो खेल के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से, विकेट के हिसाब से जो स्टाफ होगा सारा जो है उनके मरहूने मिन्नत है कि वो उन बच्चियों को जो किस तरह प्रिपेयर करके उस टूर्नामेंट में शामिल करवाते। चलें उस टीम में शामिल करते हैं। चलें दूसरा टेस्ट का आगाज़ होने वाला है। जावेद साहब से भी पूछूंगे क्या तब्दीलियां होनी चाहिए दूसरे टेस्ट में, स्पिनर्स को शामिल करना चाहिए या फिर हमें फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाना चाहिए? मोइन भाई देखें, तब्दीलियों का तो हम आप 2-3 दिन पहले भी कह चुके हैं। जिस तरीके से मोहम्मद अब्बास बॉलिंग कर रहा है, कम से कम उसके साथ आपको पता मीर हमज़ा जैसा बॉलर होना चाहिए था, या मोहम्मद अब्बास आफरीदी होना चाहिए था। 2 अब्बास का एक पेयर बन जाता जिस तरीके से 2 डब्ल्यूज़ का हमारा बनता था। तो मैं ये चाहूँगा कि कम से कम ये है कि मीर हमज़ा हो गया, इस चेंजिंग की करनी चाहिए। आमिर जमाल तो बिल्कुल आउट कर दें आप, उसकी जगह तो मीर हमज़ा ही आ जाएगा। रही बात एक स्पिनर, जेन्युइन स्पिनर की, आपको नुमान अली ने तन तना कई फतह दिलाई हैं, तो नुमान अली को भी इन होना चाहिए। बकाया जो ये टीम है सो वही खेलेगी, और इंशाल्लाह जब दूसरा टेस्ट होगा तो एक नए जज्बे के साथ जाएंगे। और क्योंकि हमने जो पहला टेस्ट है बिल्कुल साउथ अफ्रीका को आसानी से नहीं जीतने दिया, हमने उनके साथ बिल्कुल छल कर दिए थे। आखिरी लम्हत में जाकर जो है साउथ अफ्रीका ने बड़ी स्ट्रगल करने के बाद जीता है वो टेस्ट, और इंशाल्लाह जब हम दूसरे टेस्ट में जाएंगे तो हम भी बड़े दिल के साथ जाएंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जनूबी अफ्रीका इतनी आसानी से जो है हमने उन्हें मैच जीतने नहीं दिया, हम मुश्किलात पैदा करके हमने उन्हें मैच जीतने दिया, और एक वक्त ऐसा था शायद हम मैच जीत भी सकते थे। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से हमारी बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दी, अगर उनका साथ बैट्समैन थोड़ा और देते, मैंने आपको पहले कहा अगर 230 रन लगा देते तो साउथ अफ्रीका कभी भी नहीं जीत सकता था ये टेस्ट। जिस तरीके की हमारी बॉलिंग हो रही थी, सिर्फ मोहम्मद अब्बास तन तना जो है आपको मैच में लाया। एक स्टेज ऐसा आ गई कि बिल्कुल आपको उन्होंने जो है फतह की कुंजी तक दे दी। लेकिन ये कि जो उसके पार्टनर थे और जिस तरीके से शान मसूद ने बॉलिंग चेंजिंग की, इन सारी चीज़ों के हवाले से अगर आप देखें तो वो टेस्ट जो है बड़ी मुश्किल से साउथ अफ्रीका ने वो जीता है टेस्ट। तो इंशाल्लाह जब हम सेकंड टेस्ट में 3 तारीख को जब जाएंगे तो हम बड़े उससे जाएंगे। और ये है कि आपके टॉप ऑर्डर को मैं बार बार कहता हूँ,
आपके टॉप ऑर्डर को स्कोर करना होगा। अगर टॉप ऑर्डर स्कोर नहीं करता तो मिडिल और लोअर, आपको पता है कि एक या दो प्लेयर स्कोर करते हैं। टेस्ट मैच में आपको एक बड़े रन्स की ज़रूरत है। अभी आप सिर्फ जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान का अगर मैच देखें तो वो ड्रॉ हो गया, लेकिन 1430 तक रन बन गए उसमें, 1400 रन एक टेस्ट मैच। तो ये चीज़ें हैं कि आपको भी जो बैटिंग में थोड़ा निखार लाना होगा। आपकी टीम में बड़े बड़े नाम हैं तो उनको चाहिए अपनी सलाहियतों का जो इज़हार है वो दूसरे टेस्ट मैच में अपनी बैटिंग से दिखाएं साउथ अफ्रीका को कि भाई हम भी आपके खिलाफ जो है 100 कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं, हमारे पास वो प्लेयर टीम में मौजूद है। असल मसला है ग्राउंड में जाके परफॉर्म करने का। जब तक आप ग्राउंड में परफॉर्म नहीं करेंगे, स्कोर बोर्ड पे बड़ा स्कोर नहीं लगाएंगे तो टेस्ट मैच ऐसे नहीं जीते जाते। टेस्ट मैच में हमेशा जो है पहली इनिंग्स मैटर करती है, वो चाहे कोई भी टीम कह रही हो। जिसने ज़्यादा रन लगा लिए तो समझ लें कि उसकी गिरफ्त जो है वहाँ से मजबूत होना शुरू हो जाती है और तीसरे चौथे दिन जाके जो है वो अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। तो यही पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए, और ख़ासकर शान मसूद हो गया, साइम हो गया, बाबर हो गया, इन 3-4 प्लेयर को चाहिए कि कम से कम अपनी जो है लंबी बारी खेलें। ये 3 से 4 सीनियर प्लेयर्स को यकीनन जाज साहब कह रहे हैं कि लंबी बारी लेनी पड़ेगी और उनको अपना फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा टीम में रहने का। और जिस तरह जाज साहब कह रहे हैं कि लंबी बारी खेलने वाला कोई बैटर नहीं है, ओपनर्स हमारे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर से रन नहीं हो रहे, और साथ साथ है क्योंकि मोहम्मद रिजवान गो के लंबी बारी खेलने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है मोहम्मद रिजवान की उस वक्त शायद मोहम्मद रिजवान के बैट से भी रन नहीं उगलता। इस पर ज़रूर मैं पूछूंगा रिजवान के हवाले से क्या कहेंगे। बिल्कुल मोहम्मद, आपने सही पॉइंट रेज किया है। जब भी हमें रन्स की ज़रूरत होती टेस्ट मैचेस में खासकर, तो रिजवान अक्सर व बेशतर जो है वहाँ फ्लॉप हो रहे हैं। रिजवान हो गया, आगा सलमान ने भी हमें इस टेस्ट में मायूस किया, और तो और हमारे जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, शान मसूद से ले लें, साइम से ले लें, और कामरान गुलाम जिस पे हम बहुत तकिया किए हुए थे कि उनकी जो वनडे में परफॉर्मेंस थी और उसके बाद टेस्ट में आए, लेकिन टेस्ट में वो बुरी तरीके से नाकाम नजर आए। गो के 150 उन्होंने कर दिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत थी आपकी एक अच्छी इनिंग्स की, वही जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं वही कामरान गुलाम कर रहे हैं। इनसे जो है उन नंबर पे जो हम तवक्कात लगा के बैठे थे कि कम अज़ कम ये 50-60 रन कर देते, तो हम जो है 148 के बजाय 210-20 पे अगर खड़े होते तो साउथ अफ्रीका से आसानी से ये हम टेस्ट जीत सकते थे। बड़ी अच्छी बात कही कि हम आसानी से टेस्ट मैच जीत सकते थे। हमारे मिडिल ऑर्डर रन कर देते, रिजवान रन कर देते, और साथ साथ रन तो किसी ने नहीं किया दोनों इनिंग के अंदर। और साथ साथ क्योंकि नुमान अली भी वहाँ मौजूद हैं और बात यही हो रही थी कि नुमान दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं, लेकिन जावेद साहब भी एग्री नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती इस विकेट पे तो नुमान को शामिल किया जाए, वरना फास्ट बॉलिंग में मीर हमज़ा टीम के साथ मुंसलिक हो जाएं तो वो बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। साथ साथ बैटिंग में अब्दुल्ला शफीक डगआउट पे बैठे हैं, और अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी कोई ख़ास नहीं रही है इस पिछले चंद सीरीज़ से। तो जाहिर साहब है अगर हम यहाँ देखें तो परफॉर्म साइम भी नहीं कर रहे हैं, जगह बनती नज़र आ रही है अब्दुल्ला शफीक की। नहीं मोइन भाई, अब्दुल्ला शफीक की तो जगह नहीं बन रही। जिस तरीके से अभी आपने साइम का कहा, देखिए साइम एक ऐसा प्लेयर है जिस तरीके से उन्होंने सेकेंड इनिंग में आकर जो बाउंड्रीज मारना शुरू की, थोड़ा सा अगर उनमें टेम्परामेंट आ जाए, विकेट पे रुकने का थोड़ा सा उसका रुझान ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन ये कि जूनियर आते आते सीखा कर, लेकिन हमारा जो कोचिंग स्टाफ है कम अज़ कम हमारे इन प्लेयर को, साइम हो गया, शान मसूद हो गया, कि भाई आप समझा तो सकते हैं ना भाई कि भाई आप विकेट पे जा रहे हो, आपको पता है क्या सिचुएशन है मैच की, आपको कितने रन्स दरकार हैं, अब कितना टाइम बचा हुआ है। इन सारी चीज़ों के हवाले से सिर्फ इन्हें थोड़ा सा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई साइम और ये शान मसूद, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन ये कि अब्दुल्ला शफीक की तो अब इस सीरीज़ में मैं नहीं देख रहा कि जगह बनती है। अगर सिर्फ एक चेंजिंग में देख रहा हूँ टीम में कि मीर हमज़ा इन होंगे और आमिर जमाल बाहर होंगे, बकाया जेन्युइन स्पिनर्स की भी कोई जगह नहीं नज़र आ रही। तो इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि जल्द अज जल्द जो है हमारे जो सिलेक्टर साहिबान हैं वो हमारी टीम के जिन प्लेयर्स को, जैसे नुमान हो गया, मीर हमज़ा हो गया, इन्हें जो है फ़ौरन से पेशतर जो है
अपने 11 के स्क्वाड में शामिल करें और दूसरे टेस्ट में जो भरपूर तरीके से साउथ अफ्रीका जाके वार करें। चलें, वार करने की बात हो रही है, साउथ अफ्रीका पे वार कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक की जगह अगर नहीं बनती, क्योंकि उनकी लास्ट परफॉर्मेंस कोई ख़ास नहीं रही है अब्दुल्ला शफीक की, तो यकीनन इस टीम के अंदर अब्दुल्ला शफीक की जो है दूसरे टेस्ट मैच में भी जगह नहीं बन रही है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा चांस है इस विकेट पे कि पाकिस्तान इससे कबल भी यहाँ पर इस ग्राउंड पर बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाता रहा है। और जावेद साहब, इस विकेट के हवाले से जिस पे मैच है पाकिस्तान का, जिस ग्राउंड पे, इस पर पाकिस्तान की कारकर्दगी लास्ट 2 साल से अच्छी रही है। जब भी पाकिस्तान इस ग्राउंड पे मैच खेलता रहा, आप समझते हैं एक दफ़ा फिर उनके लिए मौका है टेस्ट सीरीज़ बचाने का? बिल्कुल मोइन भाई, पाकिस्तान ने लास्ट टाइम भी इस विकेट बहुत अच्छा परफॉर्म किया था हमारे प्लेयर्स ने। लेकिन असल मसला यही है कि देखिए, अगर आपने कमबैक करना है, अगर आपने साउथ अफ्रीका से सीरीज़ बचानी है, बराबर करनी है, तो आपको सबका जो परफॉर्मेंस है वो इस ग्राउंड पे दोहरानी होगी। आपके मैन जो है टॉप ऑर्डर से लेकर मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर, तमाम बैट्समैनों को जो है जिम्मेदारी निभानी होगी। असल मसला है हमारे बैटिंग में पार्टनरशिप का फुकदान। जब तक आप पार्टनरशिप टेस्ट मैच में नहीं लगती तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर भी नहीं लगता। तो यही चीज़ें सोचने की हैं। इस ग्राउंड से हमारी बैटिंग के हवाले से बहुत अच्छी यादें वाबस्ता हैं और जिस तरीके से इंज़मामुल हक की क़यादत में हमने आखिरी टेस्ट इसी ग्राउंड पे जीता था, तो इनको चाहिए कि वो तारीख़ दोहराएं। हमारे बैट्समैन जो है ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और अगर वो ज़िम्मेदारी लेकर अगर प्लेयर खेले ना, ये एक माइंडसेट लेकर जाए कि आज मैंने विकेट पे जाकर स्टे करना है, अपनी बेस्ट जो आपने देना है और जो स्किल्स हैं वहाँ जाके विकेट पे शो करनी। अगर ये हमारे प्लेयर सोच लें तो हमारे प्लेयर्स में इतनी पोटेंशियल है कि वो 100 को 50 में, 50 को 100 में और 100 को 150 में भी कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं। असल मसला है कि विकेट पे जाके अपना जो जज्बा है आपने वो दिखाना है और इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि हमारी बैटिंग लाइन जो है वो इस कोशिश में है कि कम अज़ कम जो है हम एक बड़ा स्कोर बोर्ड लगाकर साउथ अफ्रीका को जो है दबाव में लाएं। चलें, दबाव में लाएं साउथ अफ्रीका को। इस पे मज़ीद थोड़ी सी गुफ्तगू क्रिकेट की रहेगी, लेकिन आज वतन वापस आ रहे हैं एक नौजवान यंग उभरता हुआ स्कॉश का लेजेंड और 11 साल की उम्र में हरमास ने वो कारनामा अंजाम दे दिया पाकिस्तान के लिए जो शायद बड़े बड़े स्टार माजी में दिया करते थे, जानशेर, जहांगीर, ये वो दिया करते थे। और अब हरमास वतन वापस पहुंच गए हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। अब से कुछ देर कबल जो है हरमास वतन पहुंचे हैं और शानदार इस्तकबाल भी रहा है उनका। और इस पर मैं ज़रूर पूछूंगा क्योंकि सबसे पहले विनस टीवी ने उनका इंटरव्यू जो है अपनी इस प्लेटफॉर्म से जो है नशर किया था और जब वो हमारे साथ हरमास टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और जब चैम्पियनशिप खेलने जा रहे थे यूएस ओपन कैटेगरी के इवेंट के अंदर, तो यहीं उन्होंने अपने अज़ाइम का इज़हार किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के लिए माजी में जिस तरह जहांगीर, जानशेर टाइटल लेकर आया करता था, मैं अपनी कैटेगरी में जो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊँ, तो वही किया हरमास ने। और हरमास ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल 11 जो कैटेगरी थी उसमें 11 साल की उम्र वाले, उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। तो हरमास आज वतन वापस पहुँचे हैं, लेकिन उनसे तो मैं यकीनन कोशिश होगी, ये कल मैं राब्ता, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बिजी हैं और अभी वो एयरपोर्ट से अभी वो निकले हैं, तो यकीनन हरमास हमारे साथ राब्ते में थे बिल्कुल। और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया विनस टीवी को कि उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म से हरमास के लिए आवाज़ उठाई और हरमास जो है जाने से कबल आखिरी इंटरव्यू वो यहीं पर दे के गए थे। और इंशाल्लाह कोशिश भी मेरी यही है कि जब वो वतन आए तो वतन आने के बाद जो पहला इंटरव्यू हरमास का वो भी इसी प्लेटफॉर्म से विनस टीवी से हम उनके नशर करें। तो जावेद साहब क्या कहेंगे हरमास के हवाले से? जाने से कबल है उन्होंने अपने अज़ाइम का इज़हार किया, टाइटल जीता, वतन वापस आ गए, और क्या कहेंगे इससे कम उम्री में उन्होंने स्कॉश की दुनिया में जो है अपना नाम पैदा कर दिया? मैं भाई सबसे पहले तो हरमास को मुबारकबाद। जिस तरीके से हम यहाँ बैठे होते और आपने फ़ोन कॉल पे लिया था, उस बच्चे ने जिस तरीके से अपने पूरा एतमाद होने का इजहार किया था और जब आपने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा था इंशाल्लाह जो है मैं ये 11 की कैटेगरी में है आपको गोल्ड ला कर दूँगा। और रही बात स्क्वैश की, मन भाई जब हरमास ने ये टाइटल अचीव किया, जब ये जीत लिया, उन्होंने गोल्ड जीत लिया, तो हमें जहांगीर खान, जानशेर खान, कमर जमान जिन्होंने इस कैटेगरी में जो है ये टाइटल जीते हुए हैं,
लेकिन अब एक उम्मीद की किरण बन चुकी है अरमास की कि अब उन्होंने भी वहीं से स्टार्ट लिया है जिस तरह से जहांगीर और जानशेन वगैरह हमारे अजीम लेजेंड प्लेयर ने लिया था। इस बच्चे ने जो है पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया स्क्वैश की दुनिया में। जिस तरीके से वो उन्होंने 11 की कैटेगरी में गोल्ड जीता, और इसी प्लेटफॉर्म पे मोइन भाई जब आपने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि गोल्ड के साथ वतन वापस आऊं। आज एयरपोर्ट पे जो है उनकी फैमिली और स्क्वैश फेडरेशन के अहदेदारों ने जो उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया, अभी तो मैं देख रहा हूं कि वो घर भी नहीं पहुंचे, अभी तो मैन सड़क पर भी नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। चलें, ये मोहब्बत का इजहार उन्होंने यकीनन एयरपोर्ट जब वो एरोप्लेन पे चढ़ रहे थे तो उन्होंने उससे कबल है मुझे फ़ोन किया उनके वालिद साहब ने, और उन्होंने कहा कि इस हरमास के लिए ज़रूर आवाज़ उठाइएगा क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से वो सबसे पहला इंटरव्यू भी आपको देकर गया था, और जब उसने टाइटल जीता तो हमने इसी प्लेटफॉर्म से सबसे पहले उसके लिए वो पैकेज भी नशर किया था। तो हरमास वतन वापस आज पहुंच गए हैं, और जब वो वतन पहुंचे तो उनके वालिद साहब ने और हरमास ने वतन पहुंचने की मुबारकबाद भी मुझे दी, और मुझे भी उन्होंने थोड़ा सा अप्रिशिएट किया कि आपने मुझे बड़ा जो है सपोर्ट किया, और इस सपोर्ट पे हमने जो है पाकिस्तान के लिए टाइटल ले गया। लेकिन मीडिया का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जावेद साहब, अगर मीडिया सपोर्ट करे खिलाड़ियों को तो हौसले बढ़ जाते हैं। बिल्कुल मन भाई, एक मीडिया का किरदार जो है इस सदी में बहुत ही ज़्यादा हो गया है अटैच प्लेयर्स के साथ। वो चाहे इसको ये खेलों की दुनिया हो, शोबिस की दुनिया हो, इन तमाम चीज़ों में मीडिया का किरदार बहुत अहम, एक अहम सतून बन गया मीडिया। और ख़ासकर मोइन भाई आपने जिस तरीके से हरमास को बुलाया, और भी 2-3 बच्चे हैं जिनके मैं नाम गिनवा सकता हूं जिनको आपने पहली दफ़ा यहां बुलाया, और उन्होंने जाके अपने अपने खेल में जो है बहुत अच्छे कारनामे अंजाम दिए। और ख़ासकर जिस तरीके से आप नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं, आप जहाँ जाके तलाश करते हैं, उनके घर से जाकर इंटरव्यूज़ लेते हैं ग्राउंड्स में मुख्तलिफ जगहों पे, तो इसका क्रेडिट तो मैं तो आपको भी दूंगा क्योंकि हरमास जो आपसे वादा कर गया था उसने पूरा कर दिया। और वो लेकिन हमारे साथ साथ उसने वतन में तमाम ही स्कॉच से मोहब्बत करने वाले लोगों से वादा किया था कि वो पाकिस्तान के लिए टाइटल जीत कर आएगा, और टाइटल उसने जीता। हम भी अप्रिशिएट करते हैं हरमास को, और हमारी भी कोशिश है ऐसे ही न्यू टैलेंट पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ खेलों में जो है टाइटल लेकर आता रहे, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, स्कॉश हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, साथ साथ अगर स्नूकर हो तो यकीनन है। लेकिन हम साथ साथ दीगर जो है खिलाड़ियों को भी हम यकीनन उनको भी अप्रिशिएट करते हैं जो माली तौर पर मुस्तहकम नहीं होते हैं। जिस तरह हमारे पास है स्नूकर का प्लेयर भी यहाँ मौजूद था, वो खून के आंसू रो रहा था, उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी, उसने पाकिस्तान को टाइटल जिताया स्नूकर के अंदर, वर्ल्ड चैम्पियन बनवाया। और जिस तरह जावेद साहब भी उस दिन बैठे हुए थे, उसके साथ मुझे खुद उसकी बातों पर रोना आ रहा था कि खिलाड़ियों के साथ जाती होती थी। जावेद साहब, असद इकबाल के जो अल्फाज थे ना मोइन भाई, आप यकीन माने हमें भी उन्होंने जो है जज्बाती कर दिया था। जिस तरीके से उन्होंने अपने अंदर से जिस चीज़ का इजहार किया कि भाई ठीक है हम वर्ल्ड कप जीत गए, मैं नंबर 1 भी हूँ, नंबर 2 भी हूँ, तो कम अज़ कम ये है कि हमारी फेडरेशन हो, उनको चाहिए। वो उसने साफ लफ्ज़ों में कहा कि भाई कम अज़ कम जो है हमें बिठाकर एक चाय का कप ही पिला दिया जाए, हमारा इस्तकबाल जिस तरीके से होना चाहिए हम उस पर भी वो नहीं करते। लेकिन वो कहता है जो सेल्फ रिस्पेक्ट, देखिए इज़्ज़त तो बनती है जो पाकिस्तान के लिए दयार गैर में जाकर जो है आपका परचम बुलंद कर रहा है। जितने भी प्लेयर, असद इकबाल को छोड़ दें, जितने भी प्लेयर्स हैं जितने खेलों में जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, तो कम से कम उनकी फेडरेशन को चाहिए कि उनके माली मामलात जो हैं उनमें हिस्सेदार बने, उनको प्रमोट करें। और जब वो वतन के लिए जो है वहाँ फ्लैग रोशन, आपका फ्लैग जो है पूरी दुनिया में बुलंद करने के बाद वतन वापस आए, तो उसे खातर ख्वाह जो इनामात हैं उससे नवाजा चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए, और ये हमारी जो फेडरेशन है खेलों की उनको भी चाहिए। जिस गेम में
जो बच्चा डिजर्व कर रहा है, अगर वो पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रहा है तो उसको उसके शायान शान जो है आपको इज्जत देनी चाहिए। चलें, शायाना शान इज़्ज़त देनी चाहिए। जावेद साहब कह रहे हैं यकीनन प्लेयर का हक है, उन्हें उनका हक ज़रूर मिलना चाहिए। जावेद इकबाल भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।